2026 एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल पेपर है आईसीएससी का। जो इसका लेवल है वो स्टैंडर्ड है, बेसिक से काफ़ी ऊपर है। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यू करते हैं। 10 सेक्शन में पूरा डिवाइडेड है। 10 सेक्शन के अंदर अलग अलग क्वेश्चन हैं, उसमें भी पार्ट है। और सभी जैसे कोई 4 नंबर के लिए, कोई 1 नंबर के लिए है, कोई 2 नंबर के लिए, इस तरह डिवाइडेड है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइडेड बाई x-1, द रिमाइंडर इज। एक पोलिनोमियल है, अंडरलाइन में आप देख रहे होंगे, और जो डिवाइड करना है उसे x-1 से डिवाइड करना। यहाँ पे एक सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। जब भी किसी पोलिनोमियल के लिए हमें कोई, कलर चेंज कर लेते हैं, किसी भी पोलिनोमियल के लिए रिमाइंडर के लिए जाना है, तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है x-1, जो उसका डिवाइड करने के लिए यूज़ होगी, उसको इक्वल टू 0 रख के आप वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। मैंने यहाँ x-1 इक्वल टू 0 रख दिया, x बराबर आ गया 1। ये x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में हमें यहाँ सेटिस्फाई करनी है, पुट करनी है, आप जो समझना चाहें जैसे भी ले इसे। तो मैं पोलिनोमियल ले लेता हूँ। मेरे पास है px बराबर एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे तो हमारा जो पोलिनोमियल है अपने आप ही रिमाइंडर हमको प्रोवाइड कर देगा जो भी आएगा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 की क्यूब 1, 1 की क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और -1। -1 से +1 कट गया, टोटल ओवरऑल मेरे पास बच गया -1। यही इसका रिमाइंडर है P1 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये आरडी का क्वेश्चन है, रिकरिंग डिपॉजिट का। इसमें इन्होंने कहा है कि कोई मोहित है, वो 500 रुपीज़ पर मंथ हमें जमा करता है, हमें मतलब बैंक में जमा करता है, और 2 साल के लिए जमा करता है। लास्ट में से जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उस पर 15,000 रुपीज़ मिलता है। देन द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना। अगर आपके फार्मूला याद है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी रिकरिंग डिपॉजिट, जीएसटी, आरडी या बैंकिंग, जो भी आप बोलना चाहें, ये और आपके शेयर्स, ये तीनों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक है नहीं। तो जिसके फार्मूला याद है वो बड़ी सिंपल तरीके से ना सोल्व कर लेगा। तो एमवी का फार्मूला है हमारे पास PN प्लस PN n+1 R, यहाँ पे है हमारा 12 × 2, और इस R के लिए हमारे पास बाई 100। ये वैसे एक्चुअली इतना जो ये फार्मूला है ये I का फार्मूला है, और ये टोटल मिलके हो गया यहाँ पे MB, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला। हमारे पास जो जो गिवन है हमने वो देख लिया। दिया हुआ है क्या है, P है हमारे पास 500, जो टाइम है, ड्यूरेशन है, मंथ में काउंट होता है, तो 2 साल के लिए है, तो 2 साल का मतलब हो गया 12 × 2, यानी कि 24 महीने की बात कर रहा है वो। और हमारे पास और क्या गिवन है, MV मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 15,000। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं वैल्यू पुट करके। यहाँ पे हो गया 15,000। सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तभी हमारा जाके कहीं आई निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ आई के लिए आर की ज़रूरत है। तो PN हो गया हमारा, यहाँ पे मैंने PN को कॉमन ले लेता हूँ, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं वेरिएबल्स के साथ ही। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस, यहाँ पे केवल बचा मेरे पास n+1 R, 12 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 24 × 100। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। 15,000 लेफ्ट साइड में है हमारा, P की जगह 500 और N की जगह 24, 1 एज इट इज़, N की जगह यहाँ पे 24 और 1, और इस R की जगह वेरिएबल R ही रहेगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो 24 × 100 और ब्रैकेट क्लोज। 20 से 20 हमारी कैंसिल होगी, 5 से 3 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 30 इजिकल टू में है 24, 1 प्लस 24 और 1 मिलकर हो गए हैं 25, मल्टीप्लाई में है R, डिवाइड में है 24 × 100। 25 से 100 डिवाइड हो गया 4 टाइम्स, और यहाँ पे हमारा हो गया 6 4 या 24 और 6 5 या 30। तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई 5 इजिकल टू 4, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस R/, 4 4 या 16, 4 2 या 8, यानी कि 96। यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने 1/, करके 5 मेरा राइट साइड, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में मेरे पास R, एलसीएम लिया तो 96 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो ये हो गया 96 प्लस R, डिवाइड में है मेरा 96। 4 से 96 डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 96 प्लस R
और 4 टू जा 8, 4 जा 16, 24 में 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो गया 5 जा 20, 5 जा 10 और 2 कैरी था तो 120 इजिकल टू 96 प्लस आर बराबर हो जाएगा 120 माइनस 96, ये 96 लेफ्ट साइड में आ गया तो आर बराबर आ गया हमारा 96 से 4 वो 20 ये तो 24। ये मेरे पास परसेंटेज आ गई है इंटरेस्ट की। अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट कितना है। परसेंटेज आई है, इंटरेस्ट नहीं आया। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला मैं वो कैरी कर लेता हूँ यहाँ पे। मेरे पास इंटरेस्ट का फार्मूला है आई बराबर, ये जो है ये इंटरेस्ट का फार्मूला है पी एन एन प्लस 1 इंटू आर और 12 इंटू 2/100। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। पी की वैल्यू 500 ऑलरेडी जानते हैं, एन की 24 और यहाँ पे एन प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 25। आर की मैंने अभी निकाल ली है 24, डिवाइड में है मेरे पास 12 इंटू 2 इंटू 100। जो जिससे डिवाइड हो कर दो, ज़ीरो से तो ज़ीरो कैंसिल हो गई है, 12 टू जा 24, 24 पूरा कट गया। बचा जो मेरे पास वो देखते हैं। मेरे पास बचा है 5, 25 और 24। ठीक है, 25 की 5 में की तो यहाँ पर हो गया 125 इंटू 24। अब 24 की 125 में मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही हमारा आंसर है। करते हैं 5 4 जा 20 या 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 10, 4 1 जा 4 और 6, ये 600 हो गया। इसी तरह हम 2 से 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 हो जाएगा। ये हो गया 0 0 और नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ हुई है, 2 2 जा 4 होगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ कहीं थर्ड वैल्यू में 0 ये, अच्छा ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ ये 5, ठीक है, ये 0 और 5 और 5 10 हो गया तो ये 2 है, यहाँ पे ये 3 हो गया तो 3000 इसमें इन्हें इंटरेस्ट दिया। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ई डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ए डी रेशो दिया है डी बी के साथ 3:2, जो ये हमारे पास दिया है ए डी और डी बी का रेशो दिया हुआ है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन इज। अब हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। ठीक है, और कौन से का दे दिया हमें एरिया, इस बड़े वाले का, ए बी सी का। इन दो साइड का रेशो भी दिया गया तो इससे हमें इस ट्रेपीजियम का निकालना। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, साइड चाहिए। ट्रेपीजियम का फार्मूला वही होता है 1/2, दो पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू बेस, नहीं इनटू हाइट। अब एक चीज़ है यहाँ पे, ना तो मेरे पास बेस है इसका, ना ये ऊपर जो ऊपर वाला ट्राइंगल इसका बेस है जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं, ना और तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, और तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, हाइट हमारे पास गिवन है 2 है। तो मुझे सबसे पहले ये वाली साइड चाहिए और ये वाली साइड चाहिए, मैं तभी निकाल पाऊंगा। अभी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर लें। जो गिवन है उसी की हेल्प से करेंगे। इसमें एक सिमिलरिटी का रूल लगेगा कि दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तो सबसे पहले ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई, बड़े ट्राइंगल में और एक छोटे ट्राइंगल में हमें इसे सिमिलर प्रूव करना है। कैसे, ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर दिया हुआ है उसने। तो एंगल बी बराबर है एंगल डी के। दूसरा, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए कॉमन है दोनों के अंदर, ये 90 डिग्री है। और एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए हैं दोनों ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलर होने से हमें क्या पता चला, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी या ए बी बाई ए डी, बड़े वाली साइड है इसकी इस छोटी साइड के प्रोपोर्शन में। सिमिलर ट्राइंगल का रूल है कि जो साइड्स हैं वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उसमें होती हैं प्रोपोर्शन में, ए सी बाई ए ई और बी सी बाई ई डी।
थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाली साइड इस साइड के, बले वाली ये वाली साइड इस साइड के, और ये वाली हमारी जो साइड है नीचे वाले जो बेसिस है वो बेस की। अब हमें जहाँ जैसी ज़रूरत होगी हम वैसी ही वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मेरे पास जो गिवन है उस डाटा से मैं करता हूँ। मेरे पास ए डी गिवन है और ए बी गिवन है। ए बी और मुझे ज़रूरत है इन दोनों बेस की, बी सी और ई डी की। तो मैं इनके लिए देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास हो गया ए बी बाई ए डी, मैंने इसके बराबर इसको ले लिया है बी सी बाई ई डी। ए बी है मेरे पास 3+2 हो जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन है वो, एक आधी 3 है और उससे आगे 2 है, तो दोनों को प्लस करेंगे 3+2। और ए डी है जो मेरे पास वो खाली 3 है। बी सी का मुझे नहीं पता और ना ही मुझे ई डी का पता है। तो यानी कि बी सी और ई डी निकालने के लिए मुझे या तो बी सी का पता हो या ई डी का पता हो। तो मेरे पास आ गया 5/3 बराबर बी सी बाई बी ई डी। अब नाउ मैं यहाँ पे क्या लूँगा, जो मेरे पास ये एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल, इसकी हेल्प। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो कितना है 125। तो मैं इस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसका अगर फार्मूला लगाऊँ एरिया का, तो एरिया का क्या फार्मूला हो जाएगा, 125 इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया है, ये उसका फार्मूला है। तो 1/2 बेस कितना है मेरे पास नहीं पता, बेस है मेरा बी सी और हाइट है मेरे पास इनकी 5 और यहाँ पे 125। इससे से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स हो जाएगा और बी सी बराबर कैलकुलेट होकर आ गया 50। यानी कि जो मेरी बी सी साइड है यहाँ पे वो 50 आ गई। और ई डी और निकालनी मुझे 5/3, बी सी की जगह मैंने 50 पुट किया, ई डी एज इट इज़। तो 5 से 50 कट गया 10 टाइम्स, तो मेरी ई डी आ गई है यहाँ पे 30। ठीक है, नाउ मेरे पास ई डी भी है, बी सी भी है 50 और मेरी ए बी भी क्या डी बी भी है, जो हाइट है वो कितनी है 2 है। तो नाउ एरिया ऑफ ई डी बी सी, ई डी बी सी, अब इसका हम एरिया निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं इसकी 50 और 30 और इनटू हाइट, हाइट है इसकी 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया मेरा 80। तो ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी पार्ट है हमारे पास। इन द गिवन डायग्राम आर टी इज ए टेंजेंट, इस डायग्राम के अंदर ये आर टी टेंजेंट है टचिंग द सर्किल एट एस, एस पे वो सर्किल को टच कर रहा है। इफ़ पी एच टी इजिकल टू 30 डिग्री, और ये कि साइड का एंगल दे दिया है 30 है, और एस पी क्यू है हमारे पास 60 डिग्री। एस पी क्यू, एस पी क्यू किधर है हमारे पास, अच्छा ये रहा 60 डिग्री। और पी एस क्यू एंगल इसने हमारे से पूछ लिया, पी एस क्यू ये वाला एंगल हमें निकालना। देखो इसे करने से पहले एक चीज़ पता होना ज़रूरी है कि एक थ्योरम है हमारी सर्कल की, क्या कि अगर मेरे पास कोई भी सर्किल है तो इस सर्किल से अगर टच होकर कोई भी टेंजेंट कहीं से निकल रहा है, कहीं भी किसी भी टाइम पे, ये पहले तो एक ट्राइंगल बना लो, इसके अंदर एक ट्राइंगल बना दिया हमने ऐसे, और इसके किसी भी पॉइंट से या कहीं से भी एक सर्किल से टच होते हुए टेंजेंट निकल रहा, तो ये जो एंगल है अगर मैं इसे एक्स मान लूँ तो ये इसके अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा हमेशा, ये भी एक्स होगा, इसका अल्टरनेट ये और इसका अल्टरनेट ये। तो अगर ये y है तो ये y होगा। ये थ्योरम है कि इनको अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बोलते हैं, साइक्लिक ट्राइंगल के लिए ही ये वैलिड है। तो इसे सोल्व करते हैं इसी थ्योरम की हेल्प से। ये हमें 30 डिग्री दिया है इसने यहाँ पे एंगल, तो ये 30 है तो अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से ये भी 30 हो जाएगा, और 60 और 30 90 हो गई, तो ये मेरा 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो पी एस क्यू एंगल है वो 90 डिग्री है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम इसके अंदर, इसी से इसे सोल्व करना। एक नंबर बिल्कुल फ्री के हैं आपके लिए। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट है, इसमें दिया गया इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे ए बी सी डी एक रोम्बस दिया हुआ है और उसमें बी ए डी एंगल दे दिया 60 डिग्री, टोटल 60 डिग्री है हमारा।
इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस 5√3 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC इज। इसने कहा जो इसकी ईच साइड है वो हमारी 5√3 है, यानी कि ये 5√3, ये भी 5√3, ये सब 5√3 है। और एक चीज़ और है जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है, अगर उसमें हम डायगोनल को मिला दें तो जो उसका एंगल है वो इक्वली डिवाइड होता है। अगर ये 30, ये 60 है पूरा, तो ये भी 30 और ये भी 30, ठीक है। इसको 60 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ कोई सा भी। मैंने मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा M पे 90 डिग्री है, तो M 90 डिग्री हो गया, कुछ इस तरह बनेगा। M यहाँ आ गया, B यहाँ मान लो, A यहाँ मान लो, और ए बी मेरा 5√3 है, तो 5√3 ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अभी मैंने निकाला ए एंगल कितना है मेरा 30 डिग्री, तो मैं ए को यहाँ लिख लेता हूँ 30, इधर ले लो 30, और ये ए हो गया मेरा नीचे और बी हो गया मेरा ऊपर, तो ये हो गया मेरा 30। किधर भी ले सकते हो, 90 डिग्री एम है, एम 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फार्मूले अप्लाई होंगे वो मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, इसका ए सी डायगनल, डायगनल मतलब ए एम मुझे निकालना। ये ए एम निकल के एक्स आ जाएगा बीच से। ये भी एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि दोनों डायगोनल अपने आप को इक्वली डिस्टेंस पर वो करते हैं बाइसेक्ट। अगर ये मेरा एक्स है तो यो भी मेरा एक्स हो जाएगा, यानी कि जो भी मेरी ए एम की वैल्यू निकल के आएगी, जस्ट डबल कर दूंगा, वही ए सी की वैल्यू होगी। तो अभी मुझे ए एम निकालना। ए एम निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो फार्मूले लगते हैं वो यही हैं, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, या जो भी अपने कोड वर्ड्स रखते हैं सब इसको वो करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे बेस है, हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का ले लेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कोस थीटा। बी मेरा एक्स है, एच अपॉन मेरा 5√3 है, और कोस थीटा हो गया मेरा कोस 30। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/3/2, और यहाँ हो गया एक्स 5√3। तो ये वैल्यू आ गई है निकल के आगे कितनी, x की मल्टीप्लाई हो जाए, x बराबर हो जाएगा 5√3 इंटू √3/2। तो जिसकी वैल्यू आएगी हमारी कितनी, x √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी कि 5 × 3/2, या हम कह सकते हैं 15/2। अब मुझे निकालना है AC। AC की वैल्यू क्या होगी, 2x के बराबर, क्योंकि आधा डायगोनल है, पूरा डायगोनल करने के लिए इसे जस्ट डबल करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू भी निकल गई है 15/2, तो 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरी वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, रिवॉल्व किया गया अबाउट इस साइड BC टू गेट डबल कोन, देन द डबल कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 कोन्स एज शोन। कोई हमारे पास ट्राइंगल है ABC, उसे रिवॉल्व किया इट्स साइड BC के ऊपर, और हमें वहाँ पे उसका एक डबल कोन मिल गया, यानी कि कोई ट्राइंगल था इस तरह ABC, और इस A को उठा के इधर लेकर आ गए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। A का पॉइंट हमने यहाँ D मान लिया, तो इसको इन्होंने क्या किया फिर, देन द डबल कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 कोन एज शोन, और फिर इसे इन्होंने डिवाइड कर दिया दोबारा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या मिलता है इससे। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 2 कोन्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। बिल्कुल सही बात है, जो दोनों का कोन है हमारा, वो इसका जो वॉल्यूम है और जो इसका वॉल्यूम है दोनों का, वो हमेशा इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना यहाँ पे ये कैपेसिटी रख रहे हैं दोनों यहाँ पे, इतनी इसमें यहाँ पे। द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 स्मॉलर कोन्स इज ग्रेटर देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल कोन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ओरिजिनल कोन जो है हमारा, वो इस इन दोनों का जो सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल कोन से ज़्यादा है, और ज़्यादा क्यों है वो चीज़ समझना ज़रूरी है। ओरिजिनल कोन जस्ट डबल किया है, तो ये रैप होने की वजह से मिक्स हो गया, तो सरफेस बचा नहीं उसका, क्योंकि ये जो है ये उसके ऊपर आके एज इट इज़ सेट हो गया है। तो सेट हो गया तो सरफेस बचा ही नहीं, ये पूरा ऐसे हो गया, तो इसका सरफेस तो ये है पूरा का पूरा। बट दूसरी सूरत में हमारे पास क्या है, उसमें क्या है, सरफेस अलग अलग है, यानी कि ऐसे है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ, ये भी कोन का ये एरिया प्लस ये एरिया, ये एरिया प्लस ये एरिया, यानी कि इसमें जो इसके दो बेस के एरिया हैं, जो हमारे छोटे छोटे कोन हैं, इनके जो बेस के एरिया हैं ये एक्स्ट्रा हैं। इसमें बेस एक के नीचे एक दब के ख़त्म हो चुका है, तो यानी कि ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसका। तो हम कह सकते हैं पहला तो स्टेटमेंट ट्रू है बट दूसरा नहीं है।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस क्यू, देन इट्स टेंथ टर्म इज। इसने हमें फर्स्ट टर्म दी है ए पी की, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं हम, पी, और उसका जो डिफरेंस दिया है वो क्यू दिया है, और हमारे से T10 पूछा, टेंथ टर्म पूछी है इसने हमारे से। टेंथ टर्म निकालने का क्या तरीका है, ए प्लस 9D, कोई भी टर्म निकालने का यही तरीका होता है। ए की जगह हमारी जो वैल्यू है पी प्लस 9D की जगह क्यू, और यही ये हमारे से पूछ रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 4 आइडेंटिकल बैग्स नॉट ट्रांसपेरेंट, ये 4 हमारे पास बैग हैं पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके अंदर क्या सामान है हमें दिखेगा नहीं। ABCD आर टेकन एंड ईच कंटेन्स ए सर्टेन नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स ऑल ऑफ द सेम साइज। सभी में कुछ रेड और ग्रीन बॉल्स हैं और वो एक ही जैसी हैं, एक ही साइज में, मतलब हाथ अगर हम डाल के निकाल लेंगे, अगर हमें नहीं दिख रही है तो हम आइडिया नहीं लगा सकते वो ग्रीन है या रेड है। और उनकी इसने क्वांटिटी दे दी है हमें, यहाँ पे ये नीचे दी हुई है क्वांटिटी जो है, तो सभी की चारों के चारों जो कंटेनर्स हैं। तो अब इसने हमारे पास इसमें यहाँ पे एक कंडीशन पूछी है हमारे से कि ए बॉय पिक ए बॉल फ्रॉम ईच बैग इन विच बैग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड बॉल इज द सेम। सभी में से एक बच्चे ने बॉल निकाल ली, अब कितनी संभावना है कि 2 बैगों में से एक जैसी प्रोबेबिलिटी हो रेड बॉल निकलने की। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास पहले में रेड और ग्रीन कितनी है, रेड है हमारे पास 4, ग्रीन है 4। दूसरे में हमारे पास रेड कितनी है 5 और ग्रीन है 3। तीसरे में हमारे पास रेड कितनी है 3, ग्रीन है हमारे पास 3। चौथे में हमारे पास रेड है 4 और ग्रीन है 2। तो रेड की पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल जो है फेवरेबल आउटकम है तो वो ऊपर रहेगा हमेशा, और टोटल कितना हो गया 8। तो पहले की प्रोबेबिलिटी है रेड आने की 1/2। रेड पूछा तो यहाँ पे 5/3, डिवाइड नहीं हो रहा तो 5/3 है। यहाँ पे है रेड की 3 और टोटल की हो जाएगी 6, ये 8 होगा टोटल। तो यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6 यानी कि 1/2, और यहाँ पे हमारी रेड है 4 और टोटल है 6, तो ये हो गया हमारा 2/3। आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों सेम है, जो चीज़ वो मेरे से पूछ रहा था, तो मैं कह सकता हूँ A एंड C ये दोनों में सेम प्रोबेबिलिटी है हमारी कि रेड बॉल पिक होकर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस का है। ABC 3 मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर में है। अब उसने उसके लिए हमारे पास एक लॉ दिया है, अब वो पूछ रहा है कि जो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम A की मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट B प्लस C में करेंगे मैट्रिसेस के रूप में, तो A पहले B के साथ रिएक्ट करेगा फिर C के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि A B के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर C के साथ, और बीच में जो उनका सिंबल है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एप्लीकेबल टू एडिशनल ऑफ मैट्रिसेस, ये बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है ये। तो यानी कि बोथ A एंड R दोनों जो हमारे यहाँ कंसेप्ट हैं वो सही हैं, स्टेटमेंट सही हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। हाँ ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लैंग्वेज को बड़ी ध्यान से पढ़ना। अगर ये यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर देता मिक्सचर, तो अगर मिक्सचर या कुछ भी ऐसा टाइप का जिससे हमें ये क्लियर होता है कि ये रेशो की बात कर रहा है, तो हम आँख मीच के इन्हें रेशो मान लेते हैं, यानी कि हम उसके बाद ऐसा लिख सकते थे कि 40/150 बराबर हो जाएगा x/120 के। यो एक रेशो की तरह वर्क करता, बट यहाँ पे इसने कोई भी रेशो का जिक्र नहीं किया, तो हम इसे रेशो नहीं मान सकते। ठीक है, हमें दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। दूसरे से कैसे, अब हमें इसी में क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमारे पास और क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज़ इससे निकल के आ रही हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 6000, 15 4 जा 60 और 206, इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 120x, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 6000, और इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 75y। मैंने देखा कि दो में कॉमन 6000 है, यानी कि जब हम दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे एक जैसी वैल्यू निकल कर आ रही है, वो क्या है 6000। बस इसी के माध्यम से हम इसे सोल्व करेंगे, यही इसका लूप है। तो x की अगर हम 120 में मल्टीप्लाई करें तो ये निकल कर आना चाहिए 6000, 0 से 0 और 12 5 जा, तो x बराबर आ गया हमारा 50। इसी तरह अगर मैं 75 की y में मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6000 के बराबर आना चाहिए।
तो 75 से 6 चलो 15 से कर लो, 15 5 जा 75 और 15 4 जा, और यहाँ पे फिर 5 से कर लो, 5 8 जा, तो ये y इजिकल टू आ गया 80। तो यानी कि मेरे पास x 50 और y 80, x 50 y, ये है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास शेयर का है। जो चीज़ गिवन है, शेयर, जीएसटी, आरडी जितनी भी हैं, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उन्हें लिख लो, तभी एकदम क्लियर हो जाती है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरी की पूरी। तो अभी हमारे पास है सबसे पहले दिया द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 100 हो गया है हमारे पास यहाँ क्वांटिटी, शेयर्स हैं हमारे पास, शेयर्स की क्वांटिटी कितनी है 100, ₹20 शेयर। इस तरह की वैल्यू कभी भी मिलेगी ₹20 शेयर करके, तो ये हमेशा एनवी नॉमिनल वैल्यू काउंट होगी उसकी। एट ए प्रीमियम 5 दिया है, और एंड 120 शेयर्स ए डिस्काउंट 5, सेम क्वांटिटी सेम रुपीज़ का एनवी और एक डिस्काउंट 5, यानी कि एक बार तो प्रीमियम पे खरीदे हैं हमने 100 शेयर, एक बार डिस्काउंट पे खरीदे हैं। तो इसे सोल्व करते हैं धीरे धीरे। क्या है, टोटल मनी पूछी है इसने, इसके लिए कितनी लगेगी। तो पहले केस में सोल्व करते हैं जब प्रीमियम मिल रहा है। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, टोटल मनी रिक्वायर्ड फॉर 100 शेयर्स एट प्रीमियम। पहले मैं प्रीमियम के लिए कर रहा हूँ, प्रीमियम कितना है 5 पे जब प्रीमियम है तो हमें खरीदने के लिए कितना ज़रूरत है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू का पता होना चाहिए। तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 20 + 5, एक शेयर की मार्केट वैल्यू होगी 25। टोटल शेयर है मेरे पास कितने 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया 2500, यानी कि पहले 100 की जो क्वांटिटी है उसके लिए मुझे टोटल 2500 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा, टोटल मनी रिक्वायर्ड किसके लिए 400 शेयर्स, और किस सूरत में है ये, जब डिस्काउंट है हमारा कितने का 5 का। तो हमारी जो नॉमिनल वैल्यू थी उसके द्वारा हम यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे नहीं उसका, तो उसमें से 20 में से 5 माइनस हो जाएगा, मेरी मार्केट वैल्यू आएगी एक शेयर की 15 रुपये, और टोटल खरीदने हैं मुझे 100, तो टोटल हो गया 1500। तो एक जगह मुझे खरीदने में लगे हैं 2500, एक जगह लगे हैं 1500, तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट कितना रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे 2500 + 1500, तो ये हो गया 4000 रुपीज़। ये इसका आंसर है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसने दिया है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस तरह के क्वेश्चन करने के दो बहुत आसान तरीके हैं। पहला तो क्या है, सिंपली आप इसका होल स्क्वायर खोल दो और इसे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व कर दो। मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ कि मेरे पास है क्या, x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 9 माइनस के 6x, और जो राइट साइड में 4 है मैं इसे भी लेफ्ट में लिया है तो माइनस के 4। तो ये हो गया x² माइनस के 6x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ x, ऐसे टुकड़े जो गुना हो के 5 आ जाए और जुड़ के 6 ही रहें, तो ऐसे हो गए माइनस के 5x और माइनस के x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, और x थोड़ा सा कॉमन ले लिया इसमें, तो यहाँ पे बचा x - 5, माइनस के 1 कॉमन लिया तो बचा x - 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट कॉमन आ गया पूरा का पूरा। तो ब्रैकेट्स के साथ जो बचा वो x है, वो यहाँ पे जो बचा यहाँ पे माइनस का 1 है, ये 0 हो गया। तो एक दफ़े इसके साथ 0, एक दफ़े इसके साथ 0, तो ऐसे लेंगे तो x बराबर 5 और x बराबर 1 आ गया मेरे पास। तो ये दोनों आंसर आ गए। एक तो तरीका है ये, एक तरीका डायरेक्ट है कि x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 है। आप यहाँ पे ले सकते हैं कि x - 3, और ये जब इसका रूट जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, अगर मैं हटा के इधर भेजता हूँ तो ये इसे +-2 कर देगा। तो एक दफ़े प्लस का 2 ले लो, सॉरी ऐसे =2 के साथ, तो ये हो जाएगा x = 5, और एक दफ़े माइनस का 2 ले लो
तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 1। तो आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे आप उसी से सोल्व कर लें। यहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी इज x माइनस वाइन इज इक्वल टू 3 एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी। इतना दो लाइन है, दोनों की हमारे पास इक्वेशन गिवन है, और थीटा यहाँ पे बीच में जो है इसका एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है वो इसने हमारे से पूछ लिया है इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जहाँ दो लाइन के इक्वेशन दे दिए हों और उनके बीच का इंक्लिनेशन पूछा हो तो उसका सिंपल तरीका है थीटा निकालने का। इसे अगर हम इसके लिए थोड़ा सा फार्मूले को पहले रिव्यू कर लो। अगर मैं इसका थीटा m1 मान लूँ और इसका दूसरी लाइन का m2 मान लूँ तो हमारे पास जो इसका एक फार्मूला है वो कुछ इस तरह बनेगा। और ये जो थीटा है इसके लिए अगर मैं m मान लूँ, इसे जो मुझे निकालना है इसको अगर मैं m मान लूँ तो इसका जो फार्मूला है हमारा वो ये है कि m बराबर मोड m2 माइनस m1। अब मोड कैसे सोल्व होता है ये मैं अभी बता ही दूंगा। सबसे पहले मुझे m1 और m2 निकालना। पहली इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैं m निकाल रहा हूँ तो m के लिए मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो y चला गया राइट साइड में, तो मैं कह सकता हूँ ये कुल मिला के इस तरह की फॉर्म आ गई। अब आप इसे y एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो तो m बराबर आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो जब हम कंपेयर करेंगे तो m के बराबर आ गया 1, यानी कि पहली लाइन का स्लोप तो आया ये। अब दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लो। दूसरी लाइन है मेरे पास अंडर रूट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y उधर चला गया, y ऐसे आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट 3x माइनस 2। तो मैं भी इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँगा तो m बराबर आ गया मेरा अंडर रूट 3। ठीक है, अभी यहाँ पे करना क्या है, हमें ज़रूरत है थीटा की, ना कि स्लोप की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा में इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये मेरा m है तो यहाँ पे मैं इसे कह सकता हूँ टेन थीटा। अगर ये मेरा m2 है तो ये टेन थीटा 2 हो गया, ये टेन थीटा 1 हो गया, और ये मोड में रहेंगे। और सबसे बेटर है कि आप इनकी वैल्यू निकाल के ही पुट कर दो, यानी कि मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँ और थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर लूँ। ये आपको पता होगा कि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं जब इन्हें कंपेयर करूँगा m की जगह टेन थीटा रखूँगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएंगी। टेन थीटा बराबर 1 हो गया, और मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर टेन 45। 1 को हम 45 में कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के, तो थीटा बराबर हो गया 45। इसी तरह यहाँ पे है मेरे पास m को लिख देंगे टेन थीटा, और अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टेन 60। तो थीटा बराबर हो गया हमारा 60, यानी कि थीटा 2 और थीटा 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। थीटा 2 आया मेरा 60 और इसकी वैल्यू आई है 45। तो ये मेरे पास बचा मोड में 15। मोड कैसे काम करता है कि मोड से जब भी कोई वैल्यू बाहर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। मान लो कि अगर मेरा ये उल्टा आ जाता है, मोड के अंदर होता 45 माइनस 60, तो मेरे पास मोड में बचता माइनस के 15। बट जैसे ही मैं मोड हटाता, इन दो लाइनों को मोड बोलते हैं, तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता 15, और यही मेरा आंसर रहता है। यहाँ पे भी 15 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x प्लस एम इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 5x प्लस 10 फॉर द वैल्यू ऑफ m फैक्टराइज द इतना इतना कम्प्लीटली। इसने हमारे पास यहाँ दो पोलिनोमियल दिए हैं। पहले में इसने एक हिंट दे दिया कि हम x की वैल्यू m के रूप में वेरिएबल में यहाँ पुट कर दें, तो जिससे मुझे m में रह जाएगी पूरी इक्वेशन, m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वही m की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये फैक्टराइज हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, क्योंकि फिर ये क्वाड्रेटिक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी और उसे मैं प्रॉपर फैक्टर कर सकता हूँ। तो करते हैं सोल्व जो भी है मेरे पास। सबसे पहले हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 5x प्लस 10। फैक्टर करना है तो फैक्टर के लिए मुझे यहाँ पे 0 की ज़रूरत पड़ेगी इसे सोल्व करने के लिए। तो वैल्यू निकाल लेते हैं जो गिवन है हमारे पास। गिवन है हमारे पास x प्लस m, इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर है तो बराबर 0 रख के x की वैल्यू जो आएगी वो इसे सेटिस्फाई करेगी, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया माइनस के m। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा x की जगह,
तो मेरी पूरी वैल्यू एम एम में रह जाएगी, एम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मेरे पास ये हो गया 2 माइनस के एम का स्क्वायर प्लस 2m माइनस एम प्लस 5 माइनस के m प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2m का स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस माइनस हो गया, पहले तो सिंबल बाहर आ गया, फिर हो गया मेरे पास 2m का स्क्वायर, फिर सेम प्लस माइनस माइनस हो गया 5m और प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। 2m स्क्वायर से 2m स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 5m प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। 5m माइनस का है, राइट साइड में चला गया तो पॉजिटिव हो गया। 5 से 10 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, m बराबर आ गया मेरे पास 2। अब ये जो m की वैल्यू आई है मेरे पास, और एक यहाँ पे इसने पोलिनोमियल दिया हुआ है, मैं इसमें से पुट करूँगा तो पूरी वैल्यू यहाँ पे x में रह जाएगी। इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं मेरे पास, जो नेक्स्ट है नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 5x प्लस 10। ये तो वैसे सेम ही है, ध्यान से देखने पे पता चला, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, ये सेम ही है तो, पर कोई बात नहीं, मेथड सेम है इसका। अगर और कोई भी पोलिनोमियल होता है इसकी जगह अलग से भी होता कुछ, तो भी हम उसमें ऐसी वैल्यू पुट करते, क्योंकि वो उसे फैक्टर करने के लिए कह रहा है, उसी के लिए 4 वैल्यू दे दी थी उसने करके। तो 0 m की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ क्या, 2x स्क्वायर प्लस m की 2 वैल्यू निकल कर आई है, उसे पुट कर दो, 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 4x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से मेरे पास कॉमन आ गया कितना, 2x, तो अंदर बच गया x प्लस 4, और यहाँ से मेरे पास कॉमन आ गया 5, तो अंदर बच गया x प्लस, सॉरी यहाँ 2 बचेगा 2, तो यहाँ भी बच गया 2, तो बराबर 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, कॉमन आ गए, तो ये x प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर आ गया मेरा 2x प्लस 5, और 0 की ज़रूरत ही नहीं है लेने की, क्योंकि इसने यहाँ केवल इसे फैक्टर करने के लिए कहा है, ना कि सोल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे 0 को हटा देंगे, इसे 0 की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसने केवल फैक्टर करने के लिए कहा था, तो फैक्टर हमने कर दी, ये इसके फैक्टर है। अब ये हमारे पास ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, उस एक ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस दे दिए ए बी सी तीनों के, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी उसका मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट है डी। अब कोऑर्डिनेट निकालने हैं सबसे पहले डी के, उसके बाद हमारी इक्वेशन निकालनी है ए डी लाइन की, मीडियन ए डी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी, वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। तो ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी। पहले तो शेप बना लेते हैं, उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। एक मेरे पास ट्राइंगल है, एक है यहाँ पे ए पॉइंट दिया इसने 1 डैश -1, बी है मेरा 0 और 4, और सी है मेरा -6 और 4, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन है जो डी है, इसका मिड पॉइंट है, मीडियन है ये लाइन, और ये आ रही है मिड पॉइंट, सॉरी निकालना मुझे अभी पता ही नहीं है। तो मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि इसको इसके साथ प्लस करके आधा करेंगे तो ये x आएगा, यानी कि -x प्लस 0 बाई 2 यानी कि -3, और 4 प्लस 4 बाई 2 यानी कि 4। मिड पॉइंट आ गया मेरे पास, d आ गया है। अब मुझे AD की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, इक्वेशन निकालने का फार्मूला है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे मुझे स्लोप की ज़रूरत है इस इक्वेशन को निकालने के लिए, तो कोई से भी एक पॉइंट को आप x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2। अगर मैं इसे x1 और y1 मानता हूँ तो ये मेरा हो गया x2 y2। इसी लाइन के लिए निकालना है तो इसी के कोऑर्डिनेट को लेंगे, और कोऑर्डिनेट में हमें स्लोप चाहिएगा इस इक्वेशन के लिए, तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब y2 है मेरे पास क्या, -1, y1 है क्या मेरे पास 4, तो माइनस खाली 4, और x2 है मेरे पास 1, और x1 है मेरे पास -3, तो -3। ये आ गया मेरे पास कुल मिला के
यहाँ पे -4, -1, -5 और डिवाइड में है मेरे माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि m आया है मेरा -5/4। अब यहाँ पे इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन यही फार्मूला, इसे आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। y माइनस y1, y1 कितना है मेरा, ये रहा 4, m कितना है -5/4, x माइनस x1, x1 है मेरा -3। भाई ये चीज़ ध्यान रखना कि x1 y1 x2 y2 पहले ही इन पे इंडिकेट कर लेना, क्योंकि गलती से अगर आपने इसे x1 मान रखा तो यहाँ पे इसे नहीं ले सकते फिर आप इक्वेशन में, हमेशा x1 और y1 को ही लेके चलना। वैसे तो इससे लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी आप इसे ही लेके चलना, तरीका सही ये है। y-4 और 4 की चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 आ गया मल्टीप्लाई में, इधर उधर -5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो -5x और +15, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करी तो 4y -16 बराबर -5x +15। अभी x और y को एक तरफ कर लो, -5x इधर आके प्लस के हो गए 5x 4y और -16 उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 6 और 5 11 31। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई इस लाइन की जो इसने पूछा था। अभी इसने इसमें आगे कहा कि मीडियन एडी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी। अगर मैं इस एडी को आगे बढ़ाऊं तो ये एक्स एक्सिस को तो कहीं मान लो यहाँ काट रही है पॉइंट पी पे, और वाई एक्सिस को कहीं मान लो इधर से तिरछा हो, कुछ ट्रायंगल इस तरह का होता तो वाई एक्सिस को मान लो इसने काट दिया कहीं क्यू पे। तो इनके भी कोऑर्डिनेट निकालने, जब ये एक्स एक्सिस पे काट रही है पॉइंट पी पे, तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो वाई 0 हो जाएगा। जिस एक्सिस पे काटती है उसका अपोजिट 0 हो जाता है, तो यहाँ पे वाई 0 है, मान लो ए मेरा हो गया एक्स एक्सिस का और वाई हो गया 0। और ऐसी जब वाई एक्सिस पे काटेगी तो हमारा एक्स 0 हो जाएगा पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे ये एक्स वाला 0 हो गया और ये मेरा वाई बी मान लिया मैंने। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। सिंपल तरीका है, इनको इसमें पुट कर दो, x की जगह a, y की जगह 0, x की जगह 0 और y की जगह b, वन टाइम एक एक बार करके, तो उससे हमारे वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। पहले मैं कर रहा हूँ पॉइंट p के लिए, पॉइंट p तो 5x की जगह a प्लस 4y की जगह 0 बराबर 31। तो ये आ गया मेरा a बराबर आ गया, यहाँ पे तो 0 हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो a बराबर आ गया 31/5। और दूसरा निकालता हूँ जब मैं q के लिए, तो सेम चीज़ है, 5x की जगह 0 प्लस y की जगह b 4b बराबर 31। तो दूसरा आ गया मेरा b = 31/4। ये इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। ABC इज ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a1 - 1, b कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ABC के, और D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। उसी ट्राइंगल की BC साइड पर D मिड पॉइंट है। उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है उसने बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ D और इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालना D का, फिर उसी की हेल्प से हमें यहाँ इक्वेशन निकालनी है मीडियन AD की। और मीडियन AD को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे भी कट कर रही है और वाई एक्सिस पे भी कट कर रही है, तो उनके पॉइंट हैं P एंड Q, वो भी हमें कोऑर्डिनेट्स उनके निकालने हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर होगी हमें करना क्या है। मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो साइड हैं वो ABC हैं, और इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो भी लिख लेते हैं, 1-1 0 4, और यहाँ पे C है मेरा -6 और 4। थोड़ा सा इसका वो कम कर लेता हूँ, ज़्यादा लग रहा कुछ पिच। ठीक, अभी C ने कहा कि BC के ऊपर एक मिड पॉइंट है D और उसके ऊपर यहाँ से ऐसा एक मीडियन है। तो मिड पॉइंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि इसको प्लस करके x को x के साथ x1 + x2/2 और y1 + y1/2, यानी कि इन दोनों का जोड़ के ना आधा आधा करके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे D के कोऑर्डिनेट होंगे। तो 0 + -6 यानी कि -6/2, तो ये हो गया -3, और दूसरा y का कोऑर्डिनेट होगा 4 + 4 और उसका आधा हो जाएगा 4 ही, तो ये हो गया 4। यानी कि मेरे पास जो D कोऑर्डिनेट आया है, जो पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसका आ गया -3 और 4। अभी इसके बाद इसने कहा है इसकी इक्वेशन निकालनी हमें।
मीडियन की एडी की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन निकालने का बेस्ट तरीका है जो है कोऑर्डिनेट, सिंगल कोऑर्डिनेट और स्लोप के साथ है। अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन के लिए मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। तो फार्मूला है y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे मेरे पास y1 तो है, x1 तो है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, a का भी है d का भी है। या तो मैं इसको x1 y1 मान लूँगा या इसको x1 y1 मान लूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सब मान सकते हैं। बट उससे पहले मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप निकालने के लिए मेरे पास क्या फार्मूला है, m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन और x2 माइनस x1। अब ये फार्मूले में मुझे y2 y1 चाहिए, x2 x1 चाहिए। वो कहाँ है, ये रे मेरे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट में। अगर मैंने इसे x1 मान लिया तो ये मेरा y1 है, अगर ये मैंने x2 मान लिया तो ये मेरा y2 है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो स्लोप निकालने के लिए। y2 की जगह मैंने कर दिया माइनस के 1, माइनस y1 की जगह हो गया हमारा 4, x2 की जगह हो गया मेरा 1 माइनस, और x1 की जगह हो गया माइनस के 3। तो ये मेरे पास आ गया माइनस के 5 और बिलो में हो गया 4। तो यानी कि स्लोप निकल कर आया माइनस के 5/4। अब मैं इससे इक्वेशन निकाल लूँगा इसी में ही। यहाँ पे जो है मेरी पुट करते हैं वैल्यू y माइनस वाई वन, यानी कि y1 क्या है मेरा, यहाँ पे y1 है 4 बराबर m आया मेरा -1 5/4 और x माइनस x1 क्या है मेरा माइनस के 3, तो माइनस के 3। y माइनस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो इसमें, तो ये 4 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, माइनस के 5 की मल्टीप्लाई x में हुई है तो 5x, और 5 की ही मल्टीप्लाई माइनस के 3 जो कि प्लस के हो जाएंगे बाद में, तो प्लस के 15। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 की 5 में मल्टीप्लाई की, तो ये यहाँ पे माइनस का ही हो जाएगा ये भी, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है तो -15। यहाँ पे हो गया 4y माइनस के 16 इज इक्वल टू माइनस के 5x और माइनस के 15। x और y एक जगह कर लेंगे तो 5x माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, इसे इसी कंटिन्यू कर लेते हैं। 5x इधर आया तो प्लस का हो गया, तो ये हो गया 5x प्लस 4y और माइनस का 16 उधर जाके प्लस का हो गया, तो माइनस के 15 और प्लस का 16। प्लस के 16 में से माइनस के 15 गई तो एक बचा, और 5x प्लस 4y एज इट इज़। तो मेरी जो इक्वेशन आई है वो आई है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन भी आ गई, सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब मुझे AD को आगे बढ़ाना है। मान लो ये कहीं ऐसे आगे बढ़ती जा रही है और ये कहीं x एक्सिस और y एक्सिस पर कटती है, तो x एक्सिस का जो पॉइंट है मेरा वो है P। तो P पॉइंट क्या हो जाएगा, जब भी कोई x एक्सिस पे पॉइंट कटता है तो उस पे y की वैल्यू 0 होती है, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को आप a मान लो। और इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट है y। चलो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। अब ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आया इसकी वैल्यू मुझे इस IV इक्वेशन में पुट करनी है। मेरे पास कंप्लीट इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट की निकल कर आ जाएगी। तो मेरे पास इक्वेशन थी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इसमें मैंने ये x और y की जगह दोनों वैल्यू पुट कर देनी है जिससे मेरे वैल्यू निकल कर आए। तो 5 इंटू ए प्लस 4 इंटू 0 बराबर 1, तो 5a बराबर 1 या a बराबर 1/5। तो a की वैल्यू आ गई 1/5, तो मेरा कोऑर्डिनेट p आ गया यहाँ पे 1/5 और 0। अब इसी तरह इसने एक कोऑर्डिनेट की और बात की है। वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, y एक्सिस के ऊपर। ये तो x एक्सिस पे था, तो y एक्सिस के ऊपर हमारा एक कोऑर्डिनेट और है और उसका नाम दिया है q। तो y एक्सिस पे जो होगा उसके लिए x 0 हो जाएगा और y को मान लेते हैं हम b। सेम उसी इक्वेशन में हमारी पुट करनी है वैल्यू, क्योंकि लाइन यही है, इसकी इक्वेशन भी सेम वही है। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह b, तो 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 1 है। तो 4b बराबर आ गया, 5 की 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, 4b के साथ मल्टीप्लाई की 4b हो गया और 1 एज इट इज़ है, तो b बराबर आ गया 1/4। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए मेरे 0 और 1/4। ये है मेरा q। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
In the given figure, O is the center of the circle, PQ is a tangent to the circle at T. Chord AB produced meet the tangent at P. AB is equal to 9 centimeter, BB is equal to 16 centimeter, angle PTB is equal to 50 degree, OBA is equal to 45 degree. Find the length of PT. हमारे पास एक सर्किल दिया, उस पर एक टेंजेंट है, इंटरनल कोड है उसके, और कोड को आगे प्रोड्यूस कर दिया जो टेंजेंट से जाके मिल रही है, और कुछ एंगल्स दिए हैं, उनके अगेंस्ट एंगल पूछा है, और यहाँ पे इसने मेरे से पीटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये मुझे यहाँ फाइंड आउट करने के लिए कहा सबसे पहले। तो ये एक थ्योरी है कि इस तरह अगर कोई इंटरनल कोड बाहर प्रोड्यूस करते हैं वो टेंजेंट पे मिलती है, तो इसकी एक थ्योरम है, वो क्या बोलती है कि बाहर जाके जो टेंजेंट पे मिलेगी उस टेंजेंट का स्क्वायर इस लाइन के और पूरी लाइन के मल्टीपल के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए पी इंटू पी बी के बराबर होगा। तो ए पी क्या है, मेरी पूरी लाइन है 16×9=25, और पी बी क्या है, मेरी 16 है, और पी टी का स्क्वायर साइड में है, तो मैं 25 को लिख सकता हूँ 5×5, और 16 को लिख सकता हूँ 4×4। पी टी का स्क्वायर है, इन दो में से एक 5 रिलीज हो जाएगा स्क्वायर हटाने के उसमें, और यहाँ पे से एक 4, तो पी टी बराबर हम लिख सकते हैं 20। आई होप इतना तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पी टी बराबर आ गया मेरा 20। अब देखते हैं एंगल्स के बारे में। बी ए टी एंगल निकालना, बी ओ टी निकालना है, ए बी टी निकालना है, ठीक है, बाद में देखेंगे। जो मुझे पता है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ और कर लेता हूँ, अपने आप निकल के आ जाएंगे, जो बचेंगे फिर उसमें रिमेन को चेक करेंगे। मेरे पास ये एंगल 50 डिग्री है, ये 50 है, तो ये एंगल भी 50 होगा, क्योंकि ये टेंजेंट पे अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल है, ठीक है। ये नहीं हो सकता 50, क्योंकि ये तीसरा जो पॉइंट है इसका साइकिल इस पे सर्किल के सर्कमफ्रांस पे नहीं है, तीनों पॉइंट सर्कमफ्रांस पे होंगे, वही साइक्लिक ट्राइंगल कहलाएंगे, और उसी पे ये अल्टरनेट सेगमेंट वाली थ्योरी अप्लाई होती है। ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से बनने वाला सेम कोड पे एंगल है जो कि इसके सर्कमफ्रांस पे बन रहा है। ये थ्योरी है कि ये इसका दुगना होता है। अगर ये 100 है और ये रेडियस हैं दोनों, हमारी दोनों रेडियस इक्वल हैं, तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये x है तो ये भी x होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है। अगर मैं इसे O मान लूँ तो OT और OB रेडियस हैं, रेडियस होने की वजह से ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर x बराबर हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, सिंपल है, एक मिनट इसको हटा देते हैं, x इनके एंगल की ये 100 है, टोटल 180 होता है, तो आधा बचा है, इसका जो रिमेन बचा वो 80, और वो इनमें आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो 40 और 40, यानी कि तीनों का सम मिला के 180 आना चाहिए। तो 140 और 40 180 हो गया। अब रिमेन देख लेते हैं, हमें और भी कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, वैसे तो ऑलमोस्ट हमने निकाल ही लिया है। अब देखते हैं हमारे एंगल आते हैं नहीं आते। पहला एंगल हमें बताना है एंगल बी ए टी। बी ए टी कहाँ पर है मेरा, बी ए टी आया है मेरा 50, ठीक है। उसके बाद बताना है मुझे बी ओ टी आया है मेरा 100। उसके बाद बताना मुझे ए बी टी कहाँ पे है मेरा, ए बी टी, तो ये 45 है, ये 40 है, तो ये प्लस होके हो गया 85। आई होप क्लियर हो गया होगा। जब लिखोगे तो रीज़न के साथ लिखना, जैसे कि ये एंगल 50 था तो ये 50 हुआ, तो इसके हम बराबर जब लिखेंगे जैसे एंगल टी बराबर है एंगल ए, तो इसे लेंगे अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है, ठीक है। ये रीज़न देंगे, यहाँ पे जब देंगे तो ये दिखाएंगे कि एंगल ए डबल है एंगल 2O के, एंगल ए बराबर ये 2A बराबर है O के, एंगल O के, ये चीज़ दिखाएंगे। इसी तरह सारे शो करेंगे, रिटन में लिखेंगे, क्योंकि सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, उसी हिसाब से फाइनल होगा। आई होप कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का क्वेश्चन है, 3 पॉजिटिव नंबर दिए हैं, ठीक है। पहले उन्हें लेट कर लेते हैं, लेट 3 पॉजिटिव नंबर्स आर एक होगा a/r, एक हो जाएगा a, और एक हो जाएगा a इंटू आर, ठीक है। फिर एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 3375 है।
तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, ए बाई आर, ए इंटू ए आर बराबर है 3375 के। अभी आर से आर डिवाइड हो गया, मेरे पास आ गया ए की क्यूब बराबर 3375। ए की क्यूब 3375 15 की क्यूब होता है, तो ये हो गया ए बराबर 15। कंपेयर करते ही क्यूब से क्यूब माइनस हो गया हमारे, या माइनस नहीं बोलते एक्चुअली, ये जब उधर जाएगा रूट क्यूब बनाएगा तो उस हिसाब से होगा, बट कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा, 8th क्लास में कर चुके हैं आप। तो ए बराबर 15 आ गया। अब दूसरा क्या कहा इसने, द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट यानी कि ए बाई आर इंटू ए, ये पहली और दूसरी डिजिट है, एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, और इसे हमें जोड़ना है सेकेंड और थर्ड नंबर के प्रोडक्ट में, यानी कि उनके मल्टीप्लिकेशन में, जो किसके बराबर आएगा 750 के। ठीक है, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ये हो गया मेरा ए स्क्वायर बाई आर प्लस ए स्क्वायर आर बराबर 750। ए स्क्वायर यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, अंदर हो गया 1 बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू 750। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर दो यहाँ पे ए की वैल्यू, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15, अंदर बचा ये 1 बाई आर प्लस आर, तो उसमें मैंने आर एलसीएम ले लिया यहाँ पे, बाई 1 करके आर को एलसीएम लिया, तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर में है 750। 15 से 750 भाग हो गया हमारा 5 यानी कि 50 टाइम्स, और इसे 5 से कर दिया 3 टाइम्स, और इसे कर दिया 10 टाइम्स, तो मेरे पास बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर बराबर 10। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, और आर को ले जाओ राइट साइड में, और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 3 प्लस 3 आर स्क्वायर, और बराबर में है 10 आर। 10 आर इधर आके माइनस के हो गए, ये हो गया 3 आर स्क्वायर माइनस के 10 आर प्लस के 3 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसी हमें फैक्टर करने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके मतलब 9 आ जाए, और जोड़ के वो 10 आ जाए वापस, तो ऐसे हमारे फैक्टर हो जाएंगे 9 और 1, तो 9 आर माइनस के आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन आया, 3 आर, तो मेरे पास बचा आर माइनस 3, और यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन आया, तो यहाँ पे भी बचा आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 आर माइनस 1 और आर माइनस 3 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो आ गई मेरे पास आर इज इक्वल टू 1/3, और एक वैल्यू आ गई है मेरे पास आर इज इक्वल टू 3। तो नाउ फाइनली हम यहाँ पे डिजिट निकाल लेंगे। इसने हमारे से नंबर बोला है निकालने के लिए, तो डिजिट निकालते हैं। ए भी पता है और आर भी पता है, तो मेरे पास बट प्रॉब्लम क्या है कि आर मेरे पास 2 हैं, तो मैं पहले एक को रखता हूँ फिर दूसरे को, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पहले रखते हैं हम ए इज इक्वल टू 15 बट आर इज इक्वल टू 1/3। तो पहली डिजिट क्या होगी मेरी, ए बाई आर है, तो ए 15 बाई आर हो गया 1/3, तो ये आ गया हमारा 45 फर्स्ट डिजिट। सेकंड क्या होगी हमारी, सेकंड डिजिट हो जाएगी ए है मेरा 15, और थर्ड क्या होगी मेरी, थर्ड हो जाएगी ए आर यानी कि 1/3 इंटू 15, तो 5, तो मेरे पास आ गई है 5, यानी कि पहली डिजिट 45, दूसरी 15 और तीसरी है 5। बट इसी के अगेंस्ट अगर मैं वो निकालता हूँ अपनी क्या नाम, आर इज इक्वल टू 3 से, तो इफ़ आर इज इक्वल टू 3 देन पहली डिजिट फर्स्ट हमारी क्या होगी, ए बाई आर यानी कि 15/3, तो आ गई 5, और दूसरी हमारी फिर क्या है, ए बाई ए खाली, तो यानी कि 15, और तीसरी है हमारी थर्ड डिजिट क्या हो जाएगी, ये ए आर यानी कि 5 इंटू 3, 15 इंटू 3 सॉरी, तो ये होगी हमारी 45, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है, द गिवन फिगर शोज ए क्लोज्ड लिक्विड कंटेनर विद ए सिलेंड्रिकल पार्ट एंड ए हेमिस्फेरिकल पार्ट। पहले हमारे पास एक कंटेनर है, इसका जो आधा भाग है, लगभग भाग है वो सिलेंड्रिकल है, और कुछ भाग उसका यहाँ पे ये हमारा है हेमिस्फेरिकल का। ठीक है, ये जो भाग है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, इसमें पानी भरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर है,
और उससे नीचे हेमिस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसे उल्टा कर दिया। उल्टा देखो यहाँ से क्लोज दिखा रहा है, इसे जब उल्टा किया तो यहाँ से क्लोज है, उल्टा कर दिया तो पानी की शेप बदल गई, यानी कि जितना पानी हमारा यहाँ इस कंटेनर में है वो टोटल का टोटल सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो उल्टा कर दिया। इसमें बतानी फाइंड हाउ हाइट अप टू विच द लिक्विड इज इन फिगर विल स्टैंड। यहाँ पे केवल हमें दूसरे उसके लिए हाइट बतानी है, ये वाली। पहले की हाइट और रेडियस इसने यहाँ पे दे दी हमें। करते हैं, पहले तो सिंपल सी चीज़ है, दोनों कंटेनर एक ही हैं तो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिक एक ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंटेनर 1 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फिगर ए मान लो आप, बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ फिगर बी। अब वॉल्यूम ऑफ ए में क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एक है हमारे पास हेमिस्फेयर, इसका क्या है 2 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब। और दूसरा भी हमारा सिलेंड्रिकल है तो ये भी पाई आर स्क्वायर एच। आर दोनों में सेम है सब कुछ, बट यहाँ पे एच हमारी अलग है, ये H2 हो जाएगी, ये H1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है हमारी ये केवल इतनी है और इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट नहीं है, इसकी हाइट ये है। और आर जो इसकी रेडियस है वो दे दी है 6, ये हाइट दे दी हमें 14, और ये हाइट हमें निकालनी है, ये इसने हमारे से पूछ लिया। यानी कि ऑलमोस्ट वैल्यू दे दी है, एक ही वेरिएबल मिसिंग है यहाँ से, ये हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। थोड़ा सा पहले वेरिएबल मोड में ही इसे सोल्व कर लेते हैं, उससे हेल्प मिल जाएगी। कैसे? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मैंने इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। मेरे पास रह गया H1 प्लस 2/3 आर। देखो यहाँ से पूरा पाई आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ से आर की क्यूब था तो एक सिंगल आर रह गया, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H2। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर से इसके डिवाइड में जाएगा तो ये इसे कैंसिल कर देगा। अब वैल्यू पुट कर दो, H1 की वैल्यू 6 है, नहीं 14 है, H1 की वैल्यू है हमारे पास 14 प्लस 2/3 आर की वैल्यू है 6, H2 मुझे निकालना है वो एज इट इज़, 3 2 जा 6, 14 प्लस 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो 4 हो गया, H2 एज इट इज़। और मैं कह सकता हूँ कि मेरा H2 आ गया है 18 के बराबर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर द इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का क्वेश्चन है, पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर कुछ कंडीशन दी है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी। x माइनस 3 विद इन ब्रैकेट 2 प्लस एक्स स्मॉलर देन 2 3x माइनस 1, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 3 के अंदर, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करी 2 में तो माइनस के 6, 3 की x में करी तो माइनस के 3x, ठीक है। इधर 2 की मल्टीप्लाई करी तो 6x और माइनस के 2, x में से 3x, माइनस के 3x में से एक x निकल गया तो हमारे पास बचा माइनस का 2x और माइनस का 6, इधर 6x माइनस 2 एज इट इज़। x के पास चला गया, 2 इधर 6 के पास आ गया तो माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, इधर माइनस का 2 था इधर आके प्लस का हो गया, और 6x है, माइनस का 2x है उधर जाके प्लस का हो गया, तो मेरे पास हो गया माइनस का 4 8x। अब मैं इनको उल्टा कर रहा हूँ, 8x को इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ, तो सिंबल चेंज होगा, ये सिंबल उधर को मुँह करके था, ये इधर को हो गया x के साथ, माइनस के 4, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये रह गया माइनस के 1/2। वैसे तो इन इक्वेशन का करने के तरीके इनके अलग होते हैं, बट 10th क्लास के लिए प्रीफरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इस इशू से। तो हमारा जो x है वो माइनस 1/2 से बड़ा है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि x बिलोंग करता है होल नंबर्स को, ठीक है। हमारा x बिलोंग करता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कहाँ गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है x की, और वो निकालनी है हमें इसमें से। तो इसमें दिया है माइनस 1/2 से बड़ा है x, यानी कि माइनस 1/2 के बाद तो क्या आया होगा, 0 ही आई होगी, तो ये होल नंबर में 0 वैल्यू फर्स्ट होगी, तो पहले का आंसर है 0। दूसरा है हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4,
तो सेम बात है, माइनस एक 1/2 से बड़ा है तो 1/2 के बाद क्या आया होगा, अगर हम इसका टेबल पे भी ले लें तो कुछ इस तरह आया होगा। तो ज़ीरो ले नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग ही एक नंबर से है, नेचुरल नंबर एक नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सबसे छोटी डिजिट आएगी 1, तो x बराबर हो गया यहाँ पे 1। लास्ट हमारा x बिलोंग करता है इंटीजर को। तो इंटीजर को बिलोंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू होती हैं, सारे माइनस के, ज़ीरो और सारे प्लस के, यानी कि नेचुरल नंबर भी और माइनस के नंबर भी। बट वो रेशो में नहीं होते, कंप्लीट नंबर होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि तो मेरे पास ये इंटीजर की एक सीक्वेंस है इस तरह, सो ऑन, और इधर भी, इनमें कोई भी रेशो में नहीं है, कंप्लीट नंबर है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। अब इसने कहा कि माइनस का 1/2 और उसके बाद उससे सबसे पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी हमारी। भाई -1/2 से नीचे जा नहीं सकता क्योंकि x बड़ा है इसका। इसने कहा है कि उससे ऊपर ऊपर ही जाना क्योंकि x इससे बड़ा है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर हमारा 0 ही पड़ेगा इंटीजर में भी। ठीक है, तो x बिलोंग करेगा किसको, 0 को। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, प्रूव करना, हमें प्रूव करते हैं। इसकी लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट साइड है हमारे पास LHS 1 प्लस साइन थीटा माइनस के कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अभी मेरे पास स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर खोलना है, तो मैं इसको क्या काम करूँगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस कोस थीटा एक में, और बड़ा ब्रैकेट ऐसा लगा देते हैं स्क्वायर। इसी तरह नीचे 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में प्लस कोस थीटा और स्क्वायर। कुछ नहीं किया है मैंने, इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लिया, इसको एक अलग। क्यों? क्योंकि मैं इसे a मानता हूँ, अब इसे b, इसे भी a मान लेंगे और इसे b। तो सोल्व करते हैं। a का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलना है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये मेरे लिए a हो गया, ये b हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस के 2ab यानी कि 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ऐसी डिवाइड में भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब ये जो है इसका भी होल स्क्वायर खोल लो, क्योंकि सारे एक फॉर्म में आ जाएंगे तभी सोल्व करने में आसानी रहेगी। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे खोल देते हैं। 1, a का स्क्वायर एक ही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा यानी कि 2ab, एक ही 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बची हुई सारी वैल्यू ये है मेरी, जो एज इट इज़ लिख दो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। वैसे तो इसे भी सोल्व ही करना, तो इसे भी लिख देते ठीक ही रहता, चलो कोई बात नहीं, अगले में लिख लेंगे। 1, इसका भी होल स्क्वायर खोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और जो नीचे है वो लिख दो। बट मैं यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले ब्रैकेट की इसके साथ कर लो। तो कोस थीटा की 1 में हुई तो प्लस के 2 कोस थीटा, और कोस की साइन में हुई तो साइन थीटा कोस थीटा। कुछ नहीं किया है मैंने, इसकी एक बार 1 में कर दी है और दूसरी तरफ है साइन में कर दी है मल्टीप्लाई, 2 बाहर एज इट इज चल ही रहा है। अब यहाँ पे देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होती है 1, ये 1 तो एज इट इज़, और इस साइन और इस कोस स्क्वायर के लिए लिख दिया मैंने 1। अब मेरा बचा 2 साइन थीटा माइनस आ गया, माइनस 2 की और इनकी कोस थीटा की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 कोस थीटा और माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा। कुछ नहीं किया है मैंने, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, कोस की इसके साथ, कोस की इसके साथ, और बाकी फिर 2 की दोनों के साथ। डिवाइड है मेरे पास,
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी और ये 1 ये रहा, बचा 2 साइन थीटा। इसके बाद 2 साइन थीटा, उसके बाद है मेरे पास 2 के साथ ये, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ये हो गया 2 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अभी 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया और सभी में 2 है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो, सभी के अंदर 2 है, 2 कॉमन ले लो तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ले लो 2 कॉमन लिया, ये दोनों एक और एक जोड़ के 2 हो गए तो यहाँ पे कॉमन लिया तो 1 प्लस इसका 2 कॉमन लिया तो खाली साइन थीटा बचा, और यहाँ पे इन दोनों का 2 कॉमन ले लिया तो माइनस के कोस थीटा और माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे ही नीचे से भी 2 कॉमन आएगा, सभी में से नीचे बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, एक जैसी वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना अपनी RHS पे, मुझे चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, तो मैं 1 माइनस कोस थीटा को अलग लिख लूँगा। सबसे पहले 1 और माइनस के कोस थीटा, ये हो गया 1 और ये हो गया कोस थीटा। 2 वैल्यू मैंने लिख ली हैं, 2 बची हैं। अगला बचा मेरा साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, तो ये मैंने यहाँ लिख लिया साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे है 1 और मुझे चाहिए नीचे कोस थीटा, तो मैंने 1 प्लस कोस थीटा लिख दिया है पहले, और जो बचा उसके बाद लिख दो। फिर बचा मेरे पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अभी यहाँ पे ये तो एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन लेंगे लास्ट वाली डिजिट्स में से, तो ये 1 माइनस कोस थीटा आपका ऐसे का ऐसे ही, प्लस साइन थीटा यहाँ से कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आया तो अंदर बच गया 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा आपका जो का तो उसे नहीं छेड़ेंगे, इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बच गया 1 प्लस कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ब्रैकेट ये लगा दिया, एक ब्रैकेट ये लगा दिया, तो 1 माइनस कोस थीटा यहाँ है, 1 माइनस कोस थीटा यहाँ है, तो मेरा 1 माइनस कोस थीटा कॉमन आ गया। तो अंदर बच गया, जब पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, यहाँ पे बच गया प्लस के साइन थीटा। इसी तरह नीचे मेरा 1 प्लस कोस थीटा यहाँ है, 1 प्लस कोस थीटा यहाँ है, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया। और वही जब कुछ नहीं बचता तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे बच गया साइन थीटा। दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपस में डिवाइड हो गए। ऊपर बच गया 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट ए। पी क्यू ये हमारी टेंजेंट दे दी है सर्किल के ऊपर। ए बी एंड ए डी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी ए क्यू एंड पी ए सी। ए बी और ए डी दोनों बाइसेक्टर हैं, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये वाई है तो ये भी वाई है, ये इसके बाइसेक्टर हैं। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली, और यहाँ पे बी ए क्यू हमारा 30 डिग्री दे दिया, यानी कि ये जो मेरा एक्स है ये 30 डिग्री दे दिया। मैं थोड़ा सा इसको फिर वो कर लेता हूँ, ये मेरा 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो बाइसेक्टर थ्योरी से ये भी 30 डिग्री हो गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना, बी डी इज ए डायामीटर सर्किल। एक तो बी डी को मुझे डायामीटर प्रूव करना, तो डायामीटर के लिए मुझे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मेरा एंगल है ये वाला, ये मुझे 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ये डायामीटर प्रूव हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्किल में अगर कोई भी एंगल बनता है डायामीटर पे, दोनों कोड अगर डायामीटर से टच होती हैं तो वो 90 डिग्री बनाती हैं। यही एक प्रूव करने का तरीका है। दूसरा क्या है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मुझे ए बी सी को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल करने के लिए मुझे ए बी सी के ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास गिवन है ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट एंगल ए
बराबर है एंगल सी के और जो बराबर है 30 के, किस वजह से हैं कि दोनों के दोनों अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल्स हैं। ठीक है, ये थ्योरम है उससे। तो यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म पूरी होगी, तो वो सेकंड वाला पूरा हो गया। ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों है? इसलिए है कि दोनों एंगल बराबर हैं तो ये साइड बराबर होंगी उससे। जब एंगल बराबर हैं तो साइड भी बराबर होंगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये रीजन देंगे, इसलिए बी सी बराबर है ए बी के, क्योंकि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं। अभी दूसरी चीज़ हमें ये 90 डिग्री प्रूव करना, उसके लिए देखते हैं। 90 डिग्री के लिए ये मेरे पास 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये एंगल है मेरे पास, ये बचा 120। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना प्लीज़। अब बात करते हैं इस एंगल की। ये 120 है, तो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कितना हो गया? 120, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल है। जैसे ये 30 का ये 30 हुआ था, सेम वैसे ही ये 120 यहाँ इसका अल्टरनेट सेगमेंट है, तो ये भी पूरा का पूरा 120 हो गया। अब ये पूरा 120 है, ए डी इसकी बाइसेक्टर है, तो ये दोनों आधे आधे बट गए, यानी कि ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये इसे डिवाइड कर रहा है इक्वली एंगल को। तो 60 + 30 ये हो गया, मिल गया मेरा 90। और यही मुझे प्रूव करना था कि डी ए बी बराबर है 90 डिग्री का। यही थ्योरी आपको देनी है। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो एंगल बी है वो बराबर है किसके? एंगल सी ए डी, सी ए यहाँ पे क्या है? पी, सी ए पी के। एंगल बी बराबर है सी ए पी के, और जो किसके बराबर है? 120 डिग्री। क्यों है? सेम इसकी वजह से, अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल हैं। ठीक है, उसके बाद गिवन है हमारे पास क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है ए डी बाइसेक्टर है, ए डी बाइसेक्टर है किस किस का? एंगल सी ए पी का। सो ए पी ए डी, एंगल पी ए डी बराबर होगा किसके? एंगल सी ए डी के। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? 120/2 के, तो जो किसके बराबर हो गया? 60 के। नाउ एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी कितने हो जाएंगे? 60 + 30 बराबर हो गया 90 डिग्री। यानी कि यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये डायमीटर के कोड पे ही पॉसिबल है कि किसी भी सेमी सर्कल की डायमीटर कोड से अगर कोई एंगल क्रिएट हो रहा है सर्कमफ्रेंस पे, अगर वो 90 है तो ही वो 90 क्रिएट होगा, नहीं तो वो होगा नहीं। ठीक है, ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था।